नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी में अब चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि यूपी बिजली सप्लाई में सबसे अव्वल कमर्शियल बिजली की बजाय घरेलू बिजली कनेक्शन से भी अब जो कारें हैं वो चार्ज हो सकेंगी। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में लगातार 5वें साल जो है बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा निर्णय जो है लिया गया, जिससे जो है आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आज ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि ये स्थिति ऐसी है कि पूरे देश में यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां 5 साल से बिजली दरें यथावत हैं और बिजली दरें न बढ़ने से आम जनता को जहां राहत मिलेगी वहीं उद्योगों को भी राहत मिलेगी। उम्मीद है कि उन्होंने कहा उद्योगों जो महंगी बिजली दी जा रही थी वो भी अब महंगी बिजली नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ई चार्जिंग व्हीकल्स हैं, ई चार्जिंग के लिए अभी तक कमर्शियल बिजली दी जा रही थी, अब जो है जो घरेलू रेट पर लोग ई चार्जिंग कर सकेंगे और ई चार्जिंग घरेलू रेट पर हो जाने से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक जो है कमर्शियल रेट काफ़ी महंगा है और घरेलू बिजली सस्ती है, जिससे लोग हतोत्साहित होते थे और ई व्हीकल नहीं खरीदते थे। लेकिन अभी ई व्हीकल को जो है प्राथमिकता मिलेगी। इस मामले में जो है महापौर सुषमा खरकवाल ने उन्हें एक प्रस्ताव भी दिया है कि लखनऊ नगर निगम के सारे जो है जितने स्टेशन बनाए जाएँ वो जो बेहतर बनाए जाएँ और ई बसों का भी वहाँ पर चार्जिंग सिस्टम दिया जाए और पार्किंग के अंदर भी चार्जिंग मिले। और इस पर जो है मंत्री ने हामी भरी है और उन्होंने कहा है ये सुविधा जल्दी शुरू कराएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और नवरात्रों के बाद दशहरे की तैयारियां इस वक्त जोर शोर पे चल रही हैं और आज जगह जगह तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरह से रावण दहन किया गया। नोएडा स्टेडियम में लगने वाले मेले में रावण का पुतला दहन को लेकर तैयारियां यहां पर भी की गई थी और अब जो रावण का पुतला है उसका दहन कर दिया गया है। और इसी के चलते मेले में झूलों समेत खाने पीने के स्टॉल यहां पर लगाए गए थे। साथ ही रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी यहां पर सजाया गया था। दहन करने से पहले रामलीला के आखिरी चरण की मंच पर लोगों के लिए प्रस्तुति भी यहां पर दी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और जिसको लेकर जनता टीवी ने डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद से भी खास बातचीत की है। तो आपको बता दें कि रावण दहन हो चुका है, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट है, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। नोएडा के नोएडा स्टेडियम में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी लोगों के लिए कई सारे नियम जो हैं वो लागू किए गए हैं। किस तरह से ये नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से जो है डायवर्जन किए गए हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ इस समय डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद जी मौजूद है। तो सर, किस तरह से जो है डायवर्जन किए गए हैं, यात्राएं जहाँ से निकल रही है वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम? आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में मूर्ति विसर्जन और दशहरा दोनों का साथ साथ कार्यक्रम चल रहा है। इसको देखते हुए भारी और मध्यम वाहन सुबह से ही डाइवर्ट किए गए हैं। जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है वो सेक्टर 21 के स्टेडियम में और सेक्टर 62 में है, जहां पे लाखों की भीड़ आएगी। इसको देखते हुए ही इसके आसपास के चौराहों से डाइवर्जन किया गया। सेक्टर 12, 22, 58 और रजनीगंधा चौक और हमारा जो हमारा जिला अस्पताल है, इसके आसपास से हमारा डाइवर्जन किया गया है। इसके आसपास जितने भी रूट हैं, 7 गेट के पास जितने भी रूट हैं, उनसे डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। और इसी के साथ आम जनता से भी अपील है कि वो अपने डाइवर्जन के अनुसार ही अपना ट्रैफिक प्लान बनाएं। लोगों से घूमने के लिए जो निकलते हैं वो उसी अनुसार अपना व्यवस्थित करें, जिससे कि आपको वहाँ यातायात में सुगम स्थिति रहे। सारे क्षेत्र जो हैं वहाँ पे हमारी अधिकतम ड्यूटियां लगी हुई हैं। जो हमारे लोग हैं, हमारे ट्रैफिक के लोग हैं, वो यात्रा को आपके सकुशल और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसको इंश्योर किया जा रहा है। सर, आज रावण दहन के साथ साथ मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम है। कहाँ कहाँ पर कितने ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया और क्या इसके अलावा भी किसी तरह से निगरानी की कोई व्यवस्था की गई? जी हाँ, आज हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और कालिंदी, सूरजपुर, कुलेसरा, फेज 2, हिंडन नदी, किसान चौक, परथला से किसान चौक, इन सभी एरिया में यातायात डायवर्जन रखा गया है। आज कई जगह पे मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के साथ साथ बहुत कुछ बड़े स्थान हैं जहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। कुछ छोटे छोटे चौराहे हैं, ऐसे जगह पे भी रावण दहन का कार्यक्रम है। उन सभी को देखते हुए पूरे जनपद में यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया कि कहाँ कहाँ डायवर्जन किया गया है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं वीडियो पर्सन के साथ जूही श्रीवास्तव। और प्रयागराज में बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जहां पर व्यापारी वर्ग के लोगों ने शस्त्र की पूजा की है। वहीं पूजा के आयोजन करने वाले जो आयोजक थे, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आदिकाल से शस्त्र पूजन की परंपरा इसी तरह से चलती आ रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा और आज विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें, प्रयागराज में जो दशहरे की शुरुआत होती है वो रावण बारात से होती है और रावण दहन से ही दशहरे की समाप्ति होती है और दूसरे दिन भरत मिलाप होता है। मगर रावण दहन से पहले आदिकाल से सनातन धर्म में चली आ रही परंपरा जो कि शस्त्र पूजा की परंपरा है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आज सभी व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं, सनातनी धर्म के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर वे शस्त्र पूजा कर रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और आज के दिन आदिकाल से यहाँ पर चली आ रही है परंपरा को निभाया जा रहा है और साथ ही सब अपने शस्त्र लेकर आए हैं और सनातन धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज विजयदशमी के पर्व से पहले जिस तरह से आदिकाल से पूजा अर्चना होती है, आज क्या खास आप लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? आज ये हमारी सनातन संस्कृति के अंदर प्राचीन समय से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता चला रहा है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया और लौटने के बाद उन्होंने शस्त्रों का पूजन किया, उसी प्रकार से जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, लौटने के बाद देवताओं ने उनको शस्त्रों का पूजन किया था। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए व्यापारी समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारा यह मानना है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब आप खुद सबल होंगे तो अन्य लोग आपके समर्थन में खड़े होंगे। जैसे कि महाभारत में भी भगवान कृष्ण सारथी के रूप में आगे बैठे हुए थे, लेकिन शस्त्र लेके अर्जुन को युद्ध करना पड़ा था। और लोग से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर शस्त्र पूजा आज कर रहे हैं, आज आप लोग शस्त्र पूजा कर रहे हैं, किस तरह से, क्या खास है और किस तरह से आज आप लोग पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं विजयदशमी को सभी अपने दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ और ये हम सनातन धर्म के लिए बहुत ही एक पवित्र जो है दिन है, शुभ दिन है। दुर्गा पूजा को लेकर के, दुर्गा पूजा की समाप्ति, विजयदशमी, दशहरे के पर्व को जो लेकर के, और ये अच्छाइयों की जीत है बुराइयों पे, उसका प्रतीक है ये जो है, इसीलिए शस्त्र पूजन किया जाता है। धन्यवाद सबको। तो और लोग से बात करेंगे। आज आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या खास है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं शस्त्र पूजा के साथ? आज माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि देश में, विश्व में शांति कायम हो और लोगों के अंदर सद्भावना बढ़े। देखिए, हमारे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी विधायक कौशाम्बी से रह चुके संजय गुप्ता के नेतृत्व में ये पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर विधि विधान से पूजा का अर्चना कर रहे हैं। अपने अपने शस्त्रों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रख कर माँ दुर्गा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा अर्चना करी जा रही है और विधि विधान से ये पूजा अर्चना आज करी जा रही है और व्यापारी वर्ग के लोग सभी यहाँ पहुंचकर अपने शस्त्र की पूजा कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और फर्रुखाबाद जनपद में विजय दशहरा के अवसर पर क्षत्रिय महासभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने शिरकत की है। उन्होंने शस्त्र पूजन के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव की ओर से दिए गए बयान का जमकर इस पर विरोध किया है, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश के अभी कभी भी मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। आज विजयदशमी के दिन पर जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, ऐसे विजयदशमी के पर्व पर सभी फर्रुखाबाद के जनपद वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ क्षत्रिय महासभा के द्वारा किया गया है, क्षत्रिय समाज सनातन धर्म का ध्वजवाहक बने, ऐसा हमने अपील आज यहाँ क्षत्रिय महासभा के हमारे जो लोग जुड़े हुए थे क्षत्रिय समाज से करने का काम किया। देखिए, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भरोसा है। उनको लगता है कि अभी भी उन्होंने अपने उस पर जो है इस तरीके से लिखते मुख्यमंत्री फला कार्यकाल, पूर्व मुख्यमंत्री लिखते नहीं, तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि वो किस उसमें जी रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी एक बार तो हो गए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा से भविष्य में अखिलेश यादव जी कभी और कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
और लखनऊ में जहां ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर आवेदन से ठीक 1 साल पहले आपको बता दें कि प्लॉट आवंटन ये एक हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ 3 मंजिला बिल्डिंग के अवैध निर्माण में शामिल एलडीए के अधिकारियों से प्रशासन ने एक रिपोर्ट भी मांगी है। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर में एक 3 मंजिला इमारत धड़धड़ा कर गिर गई थी और उसके बाद शासन स्तर पर इसकी जांच के आदेश हुए थे। बाकायदा सचिव गृह संजीव गुप्ता उसमें शामिल थे उस समिति में, जिसके द्वारा लगातार जो जांच है वो अभी तक चल रही थी। हालांकि अब उसमें एक नया मोड़ सामने आ गया। इस जांच में बताया जा रहा है कि जो वो भूखंड आवंटन किया गया था, वो भूखंड आवेदन जो उसका आवेदन हुआ था उस पर साइन ही नहीं थे, और आवेदक के साइन भी नहीं थे उस भूखंड के आवेदन पे, और साथ साथ जो है 1 साल पहले ही उस भूखंड को आवंटित कर दिया गया था। यानी ये भी मामला सामने आया है कि कैसे एलडीए के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसको आवंटित करने में खेल किया। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जब उस भूखंड पर निर्माण शुरू हुआ और 3 मंजिला वो इमारत बनाई गई, तो कैसे वो जो है वहां के उस क्षेत्र में जो इंजीनियर रहे हैं परिवर्तन से संबंधित, कैसे उनके साथ साठगांठ करके, मिली भगत करके वो निर्माण एकाएक बना दिया गया। तो ये अब तीनों घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आए हैं, अब आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जो भी इंजीनियर दोषी हैं, चाहे वो भूखंड आवंटित करने के मामले में हो या फिर बिल्डिंग के निर्माण कराने को लेकर के जो बिल्डर के साथ साथ साठगांठ किए हैं, अवर अभियंता से लेकर तमाम जो इंजीनियर, उन पर आने वाले समय में गाज गिरेगी। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और हापुड़ में 2 दिवसीय विशाल दंगल का आयोजन ये किया गया है, और इस विशाल दंगल के दूसरे दिन आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की है। और इस दंगल में कई राज्यों के बड़े बड़े नामी पुरुष और महिला पहलवान पहुंचे हैं, जो कि कई नेशनल्स गेम्स में कई बार जीत भी चुके हैं। बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपले पर महात्मा गंगा दास की स्मृति में पिछले कई सालों से इसी तरह से दंगल में दूर दूर से पहलवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी प्रतिभाओं को दिखा भी रहे हैं। वहीं जीतने वाले पहलवानों को इनाम की राशि देकर सम्मानित भी किया जाता है। साथ ही पहलवानों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इसके बाद संत गंगादास जी का 1857 के क्रांति में जन जागरण में बड़ी भूमिका थी, योगदान था। साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने किया। सब प्रथम हमारे लेखक रहे इस क्षेत्र के, गांव देहात से जुड़े हुए। पैदाइशी उनकी यहाँ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या करी। बनारस, काशी में, राजस्थान में भ्रमण किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने भ्रमण किया। उनकी बहुत इज्जत और सम्मान अभी भी इस क्षेत्र के लोग, उत्तर भारत के लोग करते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ गाँव के लोगों को। और कुश्ती का दंगल और उस तरीके से हमारे बच्चों को, नौजवानों के अंदर अच्छी ऊर्जा पैदा करना, संस्कार पैदा करना, सामाजिकता से जोड़ना, ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं कुश्ती देखने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, अपनी सांसद निधि से उनके लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या क्या योजनाएं आप इस तरीके के लेकर के? मुझे खुशी है कि भारत एक बड़ा केंद्र बिंदु बन रहा है खेल के आयोजन में। कल से स्पोर्टिंग एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जहां वर्ल्ड के चैंपियंस करनी शूटिंग रेंज दिल्ली में प्रतियोगिता में शामिल होने आ रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नवंबर में दिल्ली में होने जा रहा है। ओलंपिक्स में भी 2036 में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत को वो बिड मिले। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। वहीं सिंगर दंपति ने 18 सालों के बाद मेडिकल कॉलेज का कर्ज उतारा। मैनपुरी में साइकिल सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। इटावा में एसएसपी ने महिला चौकी का भूमि पूजन किया है। 74 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा यह महिला चौकी। फर्रुखाबाद में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी है। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियां मुश्किल आग को कंट्रोल किया। सहारनपुर के सरसावा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम, इस्लाम धर्म के युवक ने अपनाया हिंदू धर्म। फिरोजाबाद में किसान पर डाला गया डीजल, गंभीर रूप से घायल हुआ किसान को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। पीड़ित किसान ने आरोप भी लगाया।
अलीगढ़ के ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में मजदूर की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आह्वान सही महीने में समाज को दिशा देता है। बदायूं की गंगा में डूबकर दिव्यांग की मौत की खबर, दशहरे के अवसर पर गंगा नहाने गया था दिव्यांग। चंदौली में मुगलसराय विद्यालय परिसर में खून से लथपथ मिला शिक्षक का शव, इलाज के दौरान मौत, जांच में जुटी है पुलिस। मैनपुरी में बकरा चोरी के आरोप में 2 युवकों को दबंगों ने दी है तालिबानी सजा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 8 नामजद और 1 अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा में पुलिस कमिश्नर ने पिंक बूथ का उद्घाटन किया, अष्टमी के मौके पर बच्चों से बूथ का उद्घाटन भी करवाया। औरैया में फूल डोर सिराने गए 2 लड़के नदी में डूबे हैं, गोताखोरों ने तलाश उनकी नहीं की, लोगों का प्रयास जारी है। अमेठी में हथौड़े से सिर कुचलकर युवक की हत्या का मामला, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पीलीभीत में अज्ञात चोरों ने चीनी मिल के कर्मचारी के क्वार्टर में ताला तोड़ दिया है और चोरों ने लाखों रुपए की जूठी पर हाथ साफ किया। लखनऊ में आफ्ताब की हत्या कर शव को फेंके जाने का मामला, आरोपी की मंगेतर से करीबी को लेकर हुई थी यह हत्या, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, आरोपी के पास से रॉड भी बरामद। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर जारी, अनियंत्रित होकर कार पुल से जा टकराई, हादसे में चालक को नहीं आई कोई भी चोट। एटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, शव को देख परिजनों के होश उड़ गए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मथुरा की कान्हा की नगरी में हुआ हंगामा, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ओर से कलर्स चैनल्स के बिग बॉस शो को लेकर विरोध, चौराहे पर फूंका गया पुतला। कासगंज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को टक्कर मार दी है, हादसे में 17 साल की किशोरी की मौत की खबर, कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ, विशेष समुदाय पर पथराव का आरोप, एसपी समेत कई थानों की पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। अलीगढ़ में बाइक की साइकिल सवार से टक्कर हो गई है, साइकिल सवार पावर हाउस कर्मचारी की मौत, बाइक सवार घायल। बदायूं में क्षत्रिय महासभा ने धूमधाम से मनाया विजयदशमी का पर्व, शस्त्र का पूजन किया गया, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बरेली में दबंगों ने पिता पुत्र को जानलेवा हमला किया है, पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया। लखनऊ में जुए के खेल की सूचना पर पुलिस की छापेमारी, सूचना के दौरान एक की मौत, मृतक के परिजनों ने पीआरबी के खिलाफ शिकायत की है। लखनऊ के विकास नगर में हुई यह घटना का मामला, पुलिस मुर्दाबाद के लगाए जा रहे थे नारे, कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी मौके पर मौजूद है। फतेहपुर में लक्कड़ बग्गा के डर से ग्रामीणों में डर है, गाय के बछड़े को लक्कड़ बग्गा ने अपना निवाला बनाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।